नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। आवाज सभी को स्पष्ट है? मुझे बता दें। आवाज स्पष्ट है? ऑल क्लियर। चलिए ठीक। यहाँ वेदर थोड़ा सा अभी खराब है भोपाल में, जिस कारण से मैं लगभग 15 मिनट से कनेक्ट कर रहा था, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। खैर, आप सभी लोगों को भुजरिया फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विपिन नमस्कार। आज काफी कम लोग अब तक जुड़े हैं, केवल 35 लोग ही जुड़ पाए हैं अब तक। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। कोई प्रश्न हो तब तक आप लोग ले लें, ताकि अगर कोई ऐसा विषय जो चर्चा से संबंधित है उस पर हम लोग चर्चा भी कर सकें। कोई प्रश्न हो? उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों की राखी अच्छी बीती होगी। अंशुल, जय हिंद। आगे बढ़े, हम कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें अपनी चीजों को। चलिए ठीक, कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब 2 दिन किसी ने कॉपी किताब खोली नहीं है। सबसे अच्छी चीज। चलिए बढ़िया। हमने पिछली बार आपको महिला आयोग तक की चीजें करा दी थी। अब जो आयोगों का प्रक्रम हमको करना है, उसमें कई महत्वपूर्ण आयोग, अब जो आयोग हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण आयोगों पर आपको चर्चा करनी है। आपने SC ST OBC और महिला आयोग कर लिया था, उसी क्रम में एक और आयोग है जिसे आप अल्पसंख्यक आयोग कहते हैं। उसको करने के बाद जो आपके आते हैं, मानवाधिकार आयोग आ जाता है, सतर्कता आयोग आ जाता है, आपका बाल संरक्षण आयोग आ जाता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल हरित न्यायाधिकरण आ जाता है, योजना आयोग और नीति आयोग जैसी चीजें आ जाती हैं। इतनी चीजें आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से जितने आयोगों का उपभोक्ता संरक्षण भी आपके यहाँ दिया हुआ है वो भी आपको यहाँ करना है। सूचना का अधिकार शायद दिया है, वह भी आपको करना है। इन सारी चीजों को करने के बाद यह पोर्शन कवर हो जाएगा। संभवतः आज और कल 2 दिन की प्रक्रिया में हम इन चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जिस आयोग से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है आपका अल्पसंख्यक आयोग। हेडिंग डाल लीजिएगा, अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग। अमीश सर, आपने बताया था कि वर्ण व्यवस्था में HC वर्ण नहीं था, बट SC एक्ट में बार बार पढ़ते हैं ना। अब आप अमीश, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जिस वर्ण व्यवस्था की आपकी बात कर रहे थे, वह वर्ण व्यवस्था वह प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात किए थे, और इन 4 वर्णों से अलग अलग जातियों का सृजन हुआ था। ठीक, 4 वर्णों से अलग अलग जातियों का सृजन हुआ था। आज की वर्ण व्यवस्था, आज वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें रही नहीं। आज बेसिकली ज्यादातर प्रबल है जाति व्यवस्था, जातियों में भी उपजातियां स्थापित होती हैं। और हमने जो सूचीगत चीजें बनाई हैं संवैधानिक स्तर पर, उसमें 3 या 4 वर्ण आप कह सकते हैं अब जो संवैधानिक स्तर पर है। सामान्य, OBC, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यही 4 ग्रेड हैं जिन्हें आप संवैधानिक स्तर पर 4 भाग में विभाजित करते हैं। तो आज की सोसाइटी में बेसिकली वह वर्ण व्यवस्था जो पुरानी थी वह हमारे संवैधानिक स्तर पर प्रिवेल नहीं करती है। ठीक है। सोहेल ने लिखा है वॉइस इको हो रही है। क्या आवाज अभी भी इको हो रही है आप लोगों को? मुझे स्पष्ट कर दें। अब ठीक है? ऑल क्लियर। चलिए ठीक। एक प्रश्न ऊपर आया था जिसमें लिखा हुआ था उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता से क्या मतलब है? उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता में अंतर एक बार समझा दीजिए। ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक। हाँ,
रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी का सृजन होता है, मतलब उत्तरदायित्व से आपकी जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। उत्तरदायित्व का मतलब है किसी कार्य को संपन्न करने का दायित्व। ठीक, आप उत्तरदायित्व नहीं होंगे, आप उत्तरदायी नहीं होंगे तब तक आपकी जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं होगी। तो प्रत्येक पद के साथ उत्तरदायित्व का सृजन होता है, अर्थात उस कार्य को करने का दायित्व आपको प्रदान किया जाता है। अब उस कार्य को जब आपने कर दिया तो वह पूर्णतया सफल रहा है, पूर्णतया असफल रहा है, अंशतः सफल रहा है, अंशतः असफल रहा है, ये जो पक्ष स्थापित होंगे यह आपकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करेंगे। अर्थात आपको यह बताना पड़ेगा कि यह पूर्ण तरीके से सफल क्यों नहीं रहा है, यह पूर्ण तरह से असफल क्यों नहीं रहा है, किस स्तर तक सफल रहेगा, क्योंकि यहां डिग्री वाले पक्ष स्थापित हो जाते हैं। तो यहां याद रखिएगा, उत्तरदायित्व से जवाबदेहिता का सृजन होता है, अर्थात यह दोनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहां उत्तरदायित्व के पक्ष की तो स्थापना है, जवाबदेहिता वाले पक्ष की स्थापना नहीं होती है। अर्थात जब आप जवाबदेह नहीं रहते हैं तो उस कार्य के लिए आपको दंड नहीं सुनिश्चित किया जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जवाबदेहिता सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि अगर आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, सही तरीके से नहीं हो रहा, तो आपके उनके कारणों को जान के आपको दंडित भी किया जा सके। तो यह उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता का अंतर स्थापित होता है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर है यहां पर? जी, चलिए अब आ जाए हम अल्पसंख्यक आयोग के ऊपर। चलिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे पहले अल्पसंख्यक के पक्ष पर, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे आप लोगों के साथ। अल्पसंख्या मतलब नाम से ही स्पष्ट है, जिनकी संख्या अल्प रूप में विद्यमान हो। अब संख्या अल्प रूप में कितने, तो बहुमत से कम हो, मतलब बहुसंख्यक से कम हो। तो अब प्रश्न बनता है बहुसंख्यक से कितनी कम, तो वहां माना जाता है कि 10%। अर्थात ऐसे समुदाय हमारे देश के जो भारतीय या धार्मिक स्वरूप में बहुसंख्यक से विपिन 2% बहुत कम हो जाता है। सामान्यतया ऐसा कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन 10% आइडियली कहा गया है कि 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि वो आपकी पॉपुलेशन का वर्तमान समय में लगभग 15% से ऊपर है, लेकिन आप मुस्लिम कम्युनिटी को वह दर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन क्यों प्रदान करते हैं, तो भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। आप धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में उन्हें स्वीकार, मतलब 2% से 10% का वो क्राइटेरिया है। तो आइडियली इसे निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने प्रतिशत को अल्पसंख्यक मान लिया जाएगा, लेकिन कहा गया है किसी स्तर पर 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 10% से नीचे विद्यमान होने वाली जो संप्रदाय की जनसंख्या है उसको हम अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करते हैं। यह निर्धारण कौन करेगा, तो यह निर्धारण अल्पसंख्यक आयोग ही करेगा कि कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं है। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं, बता रहे हैं, सभी चीजें बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए यहां पर। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको दोनों स्तरों पर स्वीकार किया गया है। आपके यहाँ राज्य सूची में भी और आपके यहाँ संघ की सूची में भी। तो उसी तरीके से अल्पसंख्यक को, अब इसकी व्यवस्था क्यों है, राज्य और संघ आप क्यों कह रहे हैं, तो आपके यहाँ सेवाओं का स्तर या शिक्षा के स्तर पर भी जो स्तरों की स्थापना होती है वो केंद्र और राज्य 2 स्तर पर होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय भी होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय होते हैं। राज्य द्वारा पोषित स्कूल होते हैं, तो वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थान भी होते हैं जो केंद्र द्वारा पोषित होते हैं।
इसी तरीके से केंद्रीय सेवाएं भी होती हैं तो वहीं पर राज्य स्तरीय सेवाएं भी होती हैं। तो केंद्र की सेवाओं के स्तर पर, केंद्र के शिक्षा के स्तर पर वह अपनी सूची को फॉलो करते हैं और राज्य के स्तर पर सेवाओं और विद्यालयों के स्तर पर वह अपने यहाँ की सूची को निर्धारित करते हैं। जैसे राज्य सेवा के स्तर पर यह माना जाता है दूसरे राज्य की अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग का व्यक्ति जो होगा वह राज्य सेवाओं में सामान्य कैटेगरी में काउंट होगा। अर्थात दूसरे राज्य का अनुसूचित जाति जनजाति का बच्चा मध्य प्रदेश में आकर के जो है, मध्य प्रदेश में आकर के वह रोजगार अब कैटेगरी में नहीं प्राप्त करेगा, वो सामान्य वर्ग से प्राप्त करेगा। लेकिन वही जब केंद्रीय सेवाओं के लिए जाता है केंद्र के द्वारा भर्ती अधिनियम में, तो अगर वह किसी राज्य का है और केंद्र के अंतर्गत उसको दर्जा दिया गया है अनुसूचित जाति या जनजाति का, तो वहां उसको वह दर्जे के अंतर्गत मतलब सुविधाएं दी जाएंगी। तो हमने आपसे कहा कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या बहुसंख्यक से कम हो, कितनी तो 10% से निश्चित रूप में कम होनी चाहिए। अब इसका निर्धारण हमने कहा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा की जाती है। जब हम अध्ययन करते हैं तो अल्पसंख्यक को संरक्षण क्यों, तो हम इस बात को जानते हैं कि बहुसंख्यक की प्रबलता स्थापित होती है और बहुसंख्यक की प्रबलता इस आधार पर स्थापित होती है कि भाई लोकतंत्र में बहुसंख्यक का मत होता है और बहुसंख्यक अपने हिसाब से कानून बनवा सकता है, सरकारों का गठन कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए ज्यादा प्रबलता से संगठित हो सकता है। इसीलिए माना जाता है कि यह संभावना है कि अल्पसंख्यक के हित शायद किसी स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। अतः उन्हें संरक्षण के लिए, मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए, राज्य द्वारा उन्हें पोषित किया जाए ताकि वह मुख्य धारा से समान अवसरों को प्राप्त करके अपना विकास सुनिश्चित कर सके। और इन्हीं आधारों पर सबसे पहले 1978 में एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। बाद में 1992 में संविधिक आयोग मतलब वैधानिक आयोग के रूप में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। प्रारंभिक स्तर में इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। फिर इसमें सन 2000 में फिर से संशोधन किया गया और उसके बाद उसमें कहा गया एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं देश के केंद्रीय स्तर पर, उन सभी अल्पसंख्यकों के समुदाय से एक एक सदस्य आपका इस अल्पसंख्यक आयोग में स्थापित किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त होंगे और उन्हें हटाए जाने का आधार वही होगा जो पूर्व निर्धारित किए गए था। साबित कदाचार, दिवालिया होना, मतलब अस्वस्थ होना, मानसिक विक्षोभ, सारे आधार या किसी अवैधानिक व्यवहार के स्तर पर उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन्हें आधार सकता है। अब जब हम बात करते हैं इस आयोग की, तो यह आयोग क्या करेगा, तो यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण संबंधों का निर्वहन करेगा। सभी दायित्व का मतलब शिकायतों का निराकरण करेगा, जांच करेगा, क्योंकि परामर्शदात्री आयोग संदर्भ में वह परामर्श प्रेषित करेगा, सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन करेगा, सरकार को अल्पसंख्यक विकास संरक्षण के लिए परामर्श प्रदान करेगा। ठीक है, ऐसे ही दायित्व संपूर्ण अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा निर्वहित किए जाते हैं और 1992 से लगातार हमारे देश में अल्पसंख्यक संरक्षण की दिशा में यह आयोग प्रबलता पूर्वक कार्य और व्यवहार प्रेषित कर रहा है। अब आप इससे समझ गए होंगे कि इसको संवैधानिक रूप में कब स्थापित किया गया, तो 1992 में किया गया। अर्थात अब आप इस बात को समझिएगा कि जब आप, मतलब ये वैचारिक विषय है जिनको आपको फिर से एक बार रिकॉल कराना चाह रहा हूं
कि जब हम बार बार बात करते हैं अपने अर्थव्यवस्था के आर्थिक सुधारों की, तो वो आर्थिक सुधार कितना मूल्यवान था केवल अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि देश के सामाजिक विकास के लिए भी वह सुधार कितना आवश्यक था, जहां पर हमने केवल आर्थिक समृद्धि पर बल नहीं दिया था, बल्कि होलिस्टिक पार्ट में नेशन डेवलपमेंट पर बल दिया था, जहां हमने समाज के पिछड़े वर्ग के लिए, समाज के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पहली बार एक व्यवस्थित क्रम में एक आयोग का गठन करके उनके हितों के संरक्षण की दिशा में संवेदनशील कदम उठाया। तो 1992 के रिफॉर्म्स इसीलिए एक भारत के इतिहास के लिए दूरगामी सुधार इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वास्तविकता में उसने स्वतंत्रता के बाद पहली बार देश में समग्र विकास जैसे अवधारणा को सामाजिक स्तर पर स्थापित किया था। तो इसलिए इसका महत्व हम स्वीकार करते हैं। तो ये था आपका अल्पसंख्यक आयोग। ठीक। वर्तमान में 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, फिर भी अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों? मैंने आपको बताया दीपेन कि इन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इन्हें भाषाई अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये मुस्लिम संप्रदाय के जरूर हैं, लेकिन इनकी भाषाई जो संस्कृतियां हैं वह विविधता युक्त है। इसलिए भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में कहीं उर्दू बोल रहे हैं, कहीं अरबी बोल रहे हैं, कहीं पर फारसी बोल रहे हैं, तो उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में यहां पर संरक्षण प्रदान किया गया है। फिर आप इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक लंबे समय 2014 के पहले तक हमारे देश की राजनीति का जो ध्रुवीकरण था वो अल्पसंख्यक और जातिगत आधारों पर था। तो आपके यहाँ जो परिदृश्य था इसके पूर्व तक वह अलग दिशा में व्यवहार कर रहा था, बहुसंख्यक की बजाय अल्पसंख्यक और जाति वर्ग के आधार पर राजनीति प्रेरित थी। तो इसलिए कभी भी अल्पसंख्यक से उस दिशा में विचार विमर्श नहीं हुआ। भाई भारत में मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो वस्तुतः पाकिस्तान की जनसंख्या से ज्यादा है या किसी दूसरे इस्लामिक देश की जनसंख्या से ज्यादा है, लेकिन हम उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक के श्रेणी में स्थापित करते हैं, संप्रदायगत श्रेणी में स्थापित नहीं करते हैं। और कोई पक्ष स्थापित हो पूछ लें यहां पर। कोई और प्रश्न? आगे बढ़े हम लोग। अनुमति है आप लोगों की? लिख लें इसको आप लोग। आयोग का आधार जाति एवं भाषा। जाति जाति नहीं है यहाँ पर। जातीय आधार पर अल्पसंख्यक नहीं होता है। धार्मिक आधार है या भाषाई आधार है, दो ही आधार पर अल्पसंख्यक है, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में। ठीक। और यहां यह भी याद रखिएगा कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक कौन होगा यह परिभाषित भी नहीं किया गया है। सोहेल आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक। बिल्कुल जैन समाज को दिया गया है, वो धार्मिक अल्पसंख्यक की श्रेणी में स्थापित किए गए हैं, वो भाषाई अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं है। देखिए उसके उसके विवाद पर जाएंगे तो वो राजनीति का विषय है, आप ना उसे बदल पाएंगे ना मुझसे चर्चा करके कुछ बहुत सारा आपको उसमें वो मिलेगा, फिर सारी चीजें जाकर के राजनीति पर एक बार टिक जाएंगी। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है कि भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध ये 6 संप्रदाय हैं जो अल्पसंख्यक हैं। क्यों बना दिए गए, क्यों नहीं बना दिए गए, इस पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इसका लुकआउट हमारा आपका नहीं है, ना हम आप उसे बदल सकते हैं। ये आप मानते हैं, ये आप मानते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उन्होंने अपने आप को अब पृथक धर्म के रूप में प्रतिस्थापित किया है। अभी भी इंडियन लॉ के अंतर्गत सिख, बौद्ध और जैन जो है, खासकर बौद्ध और जैन को तो वो बिल्कुल मानते हैं कि वो हिंदू के अंतर्गत आ जाते हैं।
नहीं नहीं, अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर नहीं, एक ऐसा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी भाषा विशिष्ट हो, भाषा विशिष्ट धार्मिक समुदाय है सोहेल ये। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि साहब हिंदी 47% लोग बोल रहे हैं तो बाकी जितने भी हैं वो कोई 5% 7% बोल रहा है उन सबको अल्पसंख्यक, नहीं ऐसा नहीं है, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक है वो। ठीक, चलिए विषय पर आ जाइए, लिखिए यहां पर। ठीक, कंटिन्यू करें हम, अनुमति है आप लोगों की, अनुमति है? चलिए ठीक, लिखिए यहां पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत, अंतर्गत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में स्वीकार किया गया है तथा इस संदर्भ में भी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को संरक्षण हेतु एक पदाधिकारी की नियुक्ति, संरक्षण हेतु एक पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान स्थापित किया गया। प्रावधान स्थापित किया गया जिसके आधार पर सर्वप्रथम, जिसके आधार पर सर्वप्रथम कार्यकारी प्रस्ताव से, कार्यकारी प्रस्ताव से 1978 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जहां 1992 में अधिनियम पारित कर, 93 में पारित हुआ था, अधिनियम पारित कर, अधिनियम पारित कर संविधिक आयोग के रूप में, संविधिक आयोग के रूप में इसकी स्थापना की गई, जिसका पुनर्गठन, जिसका पुनर्गठन सन 2000 में सुनिश्चित किया गया। तो ये तो इसकी ऐतिहासिकता से संबंधित हो गया। अगले पैराग्राफ में आएगा, अगले पैराग्राफ में आएगा अगले पैराग्राफ में लिखिएगा, इस आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सभी अल्पसंख्यक समुदायों से, सभी अल्पसंख्यक समुदायों से
एक एक सदस्यों की नियुक्ति, एक एक सदस्यों की नियुक्ति सदस्यों की नियुक्ति प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय से प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय से सुनिश्चित की गई। प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय से सुनिश्चित की गई, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किया जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, वर्तमान समय में 6 अल्पसंख्यक वर्ग। आगे लिखिएगा, कार्य दायित्व पर आ जाइएगा। लिखिएगा, अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन की शिकायतें सुनी जाती हैं। उनकी सब अल्पसंख्यक होंगे, कोई नॉन अल्पसंख्यक नहीं होगा यहां विषय। उनकी शिकायतों की जांच सुनिश्चित करता है। जहां इस आयोग को भी सिविल न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्रदान किए गए हैं। के समकक्ष अधिकार प्रदान किए गए हैं, मतलब गवाही ले सकता है, बुला सकता है प्रश्न के लिए, दस्तावेजों की जांच कर सकता है, ये सारे पक्ष। वहीं यह आयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है पीयूष, उसकी योग्यता का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, योग्यता निर्धारण नहीं है वहां पर। स्वाभाविक है, याद रखिएगा, अल्पसंख्यक हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गया, ओबीसी हो गया, महिला हो गया, ये 5 वे आयोग हैं जिनमें नियुक्त होने वाले सदस्यों के लिए जो योग्यता मानी जाती है वह मुख्यतया यह होती है कि ये उस वर्ग के हितार्थ एक दीर्घकालिक अनुभव रखते हों। तो मतलब इनके पास एक दीर्घकालिक उस वर्ग के हितार्थ अनुभव हो। ठीक, किस वर्ग से होगा? अल्पसंख्यक वर्ग से ही होगा वहां पर। ठीक है, ड्यूरेशन 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष के लिए नियुक्त। जितने ये 5 आयोग पढ़े आपने, सभी का 3 वर्ष का कार्यकाल है। किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग से जिसे राष्ट्रपति को लगता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन सकता है, उसे बना दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे आ जाइएगा। इस आयोग के द्वारा
अल्पसंख्यक वर्ग के विकास, अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के स्तर का मूल्यांकन, विकास के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसके संदर्भ में वह उचित परामर्श भी प्रदान करता है। उचित परामर्श भी प्रदान करता है। अल्पसंख्यकों के सुरक्षा तथा कल्याण से संबंधित, सुरक्षा तथा कल्याण से संबंधित प्रयासों में अपना सहयोग भी प्रदान करता है। और संघ या राज्य सरकार द्वारा संघ या राज्य के द्वारा अल्पसंख्यकों हेतु बनाई गई विधियों का मूल्यांकन, बनाई गई विधियों का मूल्यांकन और उसके संदर्भ में परामर्श भी प्रदान करता है। वहीं अल्पसंख्यकों के हितार्थ बनाए जाने वाले, अल्पसंख्यकों के हितार्थ बनाए जाने वाले कार्यक्रमों व नीतियों के संबंध में भी वह उचित सुझाव प्रस्तुत करता है। जहां उसके द्वारा सामाजिक के साथ साथ आर्थिक शैक्षणिक विषयों से संबंधित भी मूल्यांकन व सुझाव प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन व सुझाव प्रस्तुत करता है। वहीं अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत, सम्मिलित किए गए संप्रदायों के संदर्भ में, सम्मिलित किए गए या किए जाने वाले संप्रदायों के संदर्भ में भी अनुशंसा प्रदान करता है। प्रदान करता है।
तो ये हो गया आपका अल्पसंख्यक आयोग। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए आप लोग, कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिए। सुझाव बाध्यकारी नहीं होते हैं, यहां याद रखिए, इनके सुझाव बाध्यकारी नहीं होते हैं, परामर्शकारी प्रवृत्ति के हैं। लेकिन चूंकि एक विशेष स्तर पर उनको अल्पसंख्यकों के हितार्थ दिया गया, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है, बाध्यकारी कभी नहीं होते हैं। वार्षिक रिपोर्ट भी देता है, बिल्कुल देता है। ये सारे आयोग जितने भी हैं, चाहे वो संवैधानिक हो या संविधिक हो, वो दोनों ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। जिला स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग निर्धारित होते हैं? नहीं होते हैं अंशुल, बिल्कुल नहीं होते हैं। यह याद रखिएगा, जिला स्तर पर अल्पसंख्यक नहीं होते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के स्तरों पर, जिले स्तर पर हमारे यहाँ कुछ स्थितियां विद्यमान हैं। कुछ स्थितियां इसलिए विद्यमान है कि हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन के स्तर पर आपको पता है, कई सारे क्षेत्र आपने राजस्थान और महाराष्ट्र से भी लिए थे। तो वहां उन जातियों से, उन जो तहसीलों को लिया गया, जैसे विदिशा की सिरोंज है, तो वहां पर जो कुछ जनजातियां थी जिन्हें मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया, वहां उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो वहां से हमारे यहाँ क्षेत्र को लिया गया था। तो जिले स्तर पर जो विभाजन है हमारे यहाँ स्पेशली, वो कुछ जनजातियों और अनुसूचित जातियों के स्तर के संदर्भ में जरूर है, अल्पसंख्यक के संदर्भ में नहीं है कोई भी। और कोई प्रश्न? आगे बढ़ जाएं हम लोग। आगे बढ़ें, अनुमति है आप लोगों की, बता दें। न्यायालय और अल्पसंख्यक एक दूसरे से कनेक्ट हैं। प्रीति, ये क्या लिखा न्यायालय? ये समझ में नहीं आया मुझे। और अल्प, नहीं, आप एक बार मुझे और स्पष्ट कीजिए प्रीति, फिर मैं आपको बताऊं। ये स्पष्ट बिल्कुल नहीं हुआ। सर इस बात से सर क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज ओबीसी एससी एसटी चेंज हो जाते हैं? वो नहीं, हमने अभिषेक आपको स्पष्ट बताया कि आपके यहाँ कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र और राजस्थान से लिए गए, जहां पर उन जातियों को, चूंकि उन राज्यों में उन्हें दर्जा दिया गया, तो उनको हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको दर्जा दिया गया, बाकी सबको नहीं दिया गया। अल्पसंख्यक आयोग और है, अल्पसंख्यक आयोग न्यायालय लिख रही हैं, न्यायालय क्या है? कनेक्टेड है। न्यायिक कोई कार्य दायित्व यह नहीं निभा रहा, केवल उनकी शिकायतों के संदर्भ में वह जांच कर लेता है और उसका रिकमेंडेशन वह दे देता है अपनी जांच के आधार पर। संरक्षणकारी अगर है तो रिकमेंडेशन देता है। मैंने बताया कि यही आयोग है जो रिकमेंड करता है कि कौन से नए आयोग को, नए संप्रदाय को इसमें शामिल करना है। संविधिक आयोग होने के कारण किसी सिविल मामले की शिकायत अल्पसंख्यक वर्ग यहाँ शिकायत कर सकता है। सिविल मामलों की शिकायत, यहाँ याद रखिए, शोषण से संरक्षण संबंधी है यहाँ पर। मतलब अब आप किसी अल्पसंख्यक के घर में घुस गए मान लीजिए, तो चाहे आप अल्पसंख्यक के घर में घुस रहे हैं, चाहे बहुसंख्यक के घर में घुस रहे हैं, वो तो सिविल अपराध है, घर पर कब्जा कर रहे हैं। अब वहां पर लगातार अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तब आप पहुंच जाएंगे वहां पर, कहा, अल्पसंख्यक आयोग में, कि इस क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा, बहुसंख्यक वर्ग के लोग जो है घरों में घुस करके उस पर कब्जा कर ले, तो केस तो वहां चलेगा।
लेकिन आयोग उस शिकायत की जांच करके अपने रिकमेंडेशन कोर्ट को दे देगा कि ऐसा लगातार हुआ है कि बहुसंख्यक वर्ग के लोग जो है अल्पसंख्यक वर्ग के घरों पर अधिकार कर रहे हैं, अतः इस मामले में से यथाशीघ्र न्यायिक निर्णय स्थापित करके अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण प्रदान किया जाए। वहां वो न्यायिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, जांच करेगा शोषण की और उस पर अपनी रिपोर्ट दे देगा, अपना सुझाव दे देगा। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ें, अनुमति है? चलिए ठीक। अंशुल अब स्पष्ट है आपको? अंशुल स्पष्ट हो गया आपको? चलिए ठीक, आगे बढ़ जाए हम लोग। अब आ जाइएगा, 2-3 प्रश्न लिख लीजिएगा यहां पर, इंपॉर्टेंट भी है। सर सिविल न्यायालय के, अरे इतनी बार मैंने आपको बता दिया क्या होता है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई शिकायत के संदर्भ में उसके पास एप्लीकेशन जाती है तो वह व्यक्ति को अपने पास बुला सकता है, उससे पूछ सकता है, जांच कर सकता है, गवाही ले सकता है, किसी दस्तावेज के संदर्भ में यह व्यवहार कर सकता है, दस्तावेज की चेकिंग कर सकता है। जब भी सिविल न्यायालय की बात की जा रही तो सिविल न्यायालय को जैसे समन आदि जारी करने का अधिकार होता है ना, वैसे ही ये अपने पास गवाही के लिए, पूछताछ के लिए बुला सकता है, डॉक्यूमेंट बुला सकता है कि आप डॉक्यूमेंट भेजिए, हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे, ये सब कर सकता है। इसी अधिकार को सिविल न्यायालय के समकक्ष अधिकार माना जाता है, क्योंकि यह अधिकार सिविल न्यायालय के पास होता है। ठीक, बस न्यायिक निर्णय नहीं देता, उस संदर्भ में शिकायत सुन के सुझाव दे देता है कंसर्न पर्सन या कंसर्न अथॉरिटी को। चलिए अब आगे विषय पर आ जाते हैं हम लोग। चलिए विषय पर आ जाते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्वेश्चन लिख लीजिएगा यहां पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, इस पर लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, वह उसकी प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए उसके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों को स्पष्ट करके, कार्यों को स्पष्ट करके उसकी सीमाओं का निर्धारण कीजिए, उसकी सीमाओं का निर्धारण कीजिए, लिमिट्स उसकी बताइए कि कहां वो लिमिटेड हो जाता है वहां। ठीक, अब यहां याद रखिएगा कि मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 भी स्थापित हुआ, हालांकि 1993 से वो एस्टेब्लिश हुआ। 2006 में इसे और ज्यादा सशक्त बनाया गया, आप सभी को पता है, ह्यूमन राइट मिशन में काफी चेंजेस हुए उसके बाद। पहले थोड़ा सा जानने की जरूरत है कि मानव अधिकार क्या है। क्या मूल अधिकार मानव अधिकार अलग अलग हैं? मूल अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या मानव अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है? इन सभी विषयों पर आपने थोड़ी सी ऑलरेडी चर्चा कर रखी है। मूल अधिकार या मौलिक फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे थे आप लोगों को।
यहां याद रखिएगा, हमने आपको बताया था कि एक बड़ा सर्कल है जिसे हम ह्यूमन राइट कहते हैं, मानव अधिकार कहते हैं, और उसमें से छोटे छोटे पैचेस जो होते हैं वो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स के रूप में स्थापित होते हैं। अर्थात ह्यूमन राइट एक बड़ा सर्कल है, एक बड़ा पक्ष स्थापित करता है, इसी में से हम मौलिक अधिकारों को निकालते हैं। अब बड़ा सर्कल कैसे है? मानव होने के नाते समान विकास, समान गरिमा, समान स्वतंत्रता के लिए जो भी महत्वपूर्ण अधिकार हों, जो किसी व्यक्ति को मिलने चाहिए बिना विभेद के, वो सारे अधिकार जो हैं वह मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। अब यहां याद रखिएगा, मतलब मानव होने के नाते जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण अधिकार हैं वो सब आपके मानव अधिकार हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अब आप कहिए कि साहब एक बड़ा वर्ग पिज्जा खा लेता है, हम पिज्जा नहीं खा पाते हैं, तो हमें लगता है ये मानव अधिकार है। नहीं, ये नहीं है। जो मौलिक स्तर पर सभी के लिए अवेलेबल हो, जैसे रोटी हो गया, जैसे आपके घर के ऊपर छत हो गई, जैसे आपके लिए स्वच्छ वायु हो गई, स्वच्छ जल हो गया, स्वच्छ वातावरण हो गया, स्वच्छ परिवेश हो गया। परिवेश का मतलब आपकी सराउंडिंग, जहां केवल दूषण का मतलब केवल पर्यावरण दूषण नहीं है, बल्कि सामाजिक दूषित पक्ष भी स्थापित न होने पाए। ये सारे पक्ष कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। देखिए, आज आपको ह्यूमन राइट थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूं मैं, मतलब वो जो घिसे पिटे तरीके से आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपको कुछ वैल्यू एडिशन आपकी नॉलेज में वहां पर हो सके, क्योंकि सबको पता है 8 सदस्य होते हैं, बड़ी सारी चीजें उस तरीके से जानते हैं। तो जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो चूंकि आपको पता है 1993 में ह्यूमन राइट एक्ट पारित किया गया था, 92 में प्रस्तुत किया गया था, और उसी के आधार पर आपके यहाँ ह्यूमन राइट की स्थापना की गई। उसके पहले आपके यहाँ मानव अधिकार संरक्षण संबंधी कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि हम मानते थे कि संविधान में जितने मूलभूत अधिकार मानव को होने चाहिए उन सबका संरक्षण कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी आपके यहाँ बड़े सारे ऐसे पक्ष स्थापित थे, बड़ी सारी ऐसी सामाजिक बुराइयां विद्यमान थी जिससे मानव अधिकारों का संरक्षण नहीं हो रहा था। जैसे आपके यहाँ बाल विवाह था, जैसे आपके यहाँ दहेज प्रथा था, जैसे आपके यहाँ यौन उत्पीड़न की स्थितियां विद्यमान थी, जैसे आपके यहाँ बाल श्रम विद्यमान था। बाल श्रम ही नहीं बल्कि बहुसंख्यक के लिए आय की समता विद्यमान नहीं थी। तो आपके यहाँ सामाजिक ढांचे के साथ साथ आर्थिक ढांचा भी मानवतापूर्ण नहीं था। और जब हमने ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अपने आर्थिक सुधारों की स्थापना की गई तो यह माना गया कि मानवीय पक्ष की प्रबलता हमारे यहाँ उत्पाद स्तर पर नहीं है, अतः हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद के लिए गुणवत्ता होने के बाद भी बाजार का सृजन नहीं कर पाएंगे। भाई, आपका हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है, वर्ल्ड वाइड फेमस है आपका हैंडीक्राफ्ट, लेकिन उस हैंडीक्राफ्ट में बलात् श्रम है, फोर्स्ड लेबर है, बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर है। अब उसको अगर ये कहा जाए कि आप इसको खरीद रहे हैं तो आप बाल श्रम और बलात् श्रम को प्रोत्साहित प्रेरित कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि वहां आदमी उसे खरीदने के पहले 4 बार सोचेगा कि हम खरीद करके उसे प्रोत्साहित करेंगे, आदमी खरीदेगा नहीं। ऐसी अवस्थाओं में हमारे यहाँ इसकी स्थापना की गई और इसको इस अधिनियम में भी परिभाषित किया गया। अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत वहां स्पष्ट किया गया कि मानव अधिकार जीवन स्वतंत्रता समता, जीवन स्वतंत्रता समता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित वे अधिकार हैं जिन्हें संविधान में गारंटी दी गई है, अंतरराष्ट्रीय संविधाओं मतलब कन्वेंशंस में, अंतरराष्ट्रीय संविधाओं में स्वीकार किया गया है, या ऐसे अधिकारों को जिन्हें न्यायालय में प्रवर्तनीय मतलब एग्जीक्यूटेड माना गया है, वे सारे अधिकार ह्यूमन राइट के अंतर्गत आएंगे। अब उसकी व्याख्या कौन करेगा? तो उसकी व्याख्या यह आयोग करेगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई। और ह्यूमन राइट कितना महत्वपूर्ण है, ह्यूमन राइट कितना महत्वपूर्ण है, आप इस स्तर पर समझ सकते हैं कि इस आयोग के माध्यम से
इसकी त्रिस्तरीय संरचना स्थापित की गई। त्रिस्तरीय संरचना मतलब 3 टियर स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया गया। एक आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जिसे आप एनएचआरसी कहते हैं, दूसरा आप राज्य ह्यूमन राइट कमीशन जिसमें एसएचआरसी आप कहते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, और जो जिले स्तर पर व्यवस्था की गई वह मानवाधिकार न्यायालय के रूप में की गई, ह्यूमन राइट कोर्ट के रूप में स्थापित की गई। तो उसे 3 स्तरीय मतलब संघ, राज्य और जिले स्तर पर संरक्षणकारी बनाया गया है। तो इस प्रकार से मानव अधिकारों को संरक्षण देने के लिए हमारे देश में एक व्यवस्थित प्रयास प्रेरित किया गया जिससे मानव अधिकार अधिनियम की स्थापना हो। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे परामर्शदात्री आयोग है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको उस तरीके से संरक्षण नहीं मिला हुआ है। इसकी शिकायत सुनने की अधिकारिता भी सीमित है। 1 वर्ष से अधिक पुरानी जो घटना है उसके संदर्भ में संरक्षणकारी दृष्टिकोण वह स्थापित नहीं कर सकता है। तो इन सब पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक, अब यहां पर सबसे पहले गठन की हम बात कर लेते हैं। जब हम गठन की बात करेंगे तो और आपको चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम की, तो यहां याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन को स्थापित किया जाता है, लेकिन इसके गठन में विविधतापूर्ण सदस्यों की स्थापना की जाती है। विविधतापूर्ण सदस्य का मतलब क्या है? कुछ परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर जिसे आप पूर्णकालिक सदस्य कहते हैं। तो 4 इसमें पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। इसमें 4 पदेन सदस्य होते हैं। तो 4 आयोगों को आपने इसके पदेन सदस्य के रूप में प्रतिस्थापित किया है। वहीं एक विशेष आमंत्री सदस्य की भी स्थापना आप करते हैं। ठीक है, जहां योग्यता की बात की जाती है तो योग्यता का स्पष्ट विवरण वहां पर स्थापित नहीं किया गया है। सीधे बताना शुरू कर देते हैं तो आपको थॉट प्रोसेस में रहेगा। सबसे पहले गठन की जब हम बात करते हैं तो मानव अधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा का प्रावधान किया गया है। जहां पूर्णकालिक सदस्यों की बात जो की गई है, उस पूर्णकालिक सदस्य के अंतर्गत, पूर्णकालिक सदस्य के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, एक्टिंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, किसी भी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश होगा, एक्टिंग और रिटायर्ड जज ऑफ एनी हाई कोर्ट। तो 2 यह न्यायिक पक्ष से स्थापित हो गए, और 2 मानवाधिकार के विशेषज्ञ सदस्यों की स्थापना की जाती है। 2 मानवाधिकार के विशेषज्ञ सदस्य जो स्थापित हो रहे हैं उनके संदर्भ में कहा गया है कि उन्हें दीर्घ काल तक मानवाधिकार का अनुभव उस क्षेत्र में कार्य का हो। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक आयोग के माध्यम से करता है, जिसके अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा का विपक्ष का नेता और गृह मंत्री, ये इतने लोग उसमें शामिल होते हैं। मतलब एक 6 सदस्यीय आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसमें उन नामों को, उन 4 पूर्णकालिक सदस्यों के नामों को प्रपोज किया जाता है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनते हैं।
इसके बाद 4 सदस्य पदेन सदस्य के रूप में स्थापित होते हैं। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग। इन 4 के जो अध्यक्ष होंगे वो इसके पदेन सदस्य के रूप में स्थापित होते हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जिसे अभी आप पढ़ेंगे आगे, वह इसका आमंत्री सदस्य होता है। मतलब इसको आवश्यकता पड़ने पर वहां पर विशेष आमंत्रित के रूप में वहां स्थान सुनिश्चित किया जाता है। तो यह बात की गई है इसके गठन के स्तर पर। कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु का स्वीकार किया जाता है। यद्यपि यहां से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के संदर्भ में उसकी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब इस पद पर उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो। हटाए जाने के संदर्भ में उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात साबित कदाचार, असमर्थता, मानसिक दिवालिया ऐसे पक्षों के आधार पर उसके पद से उसे हटाया भी जा सकता है। ठीक, पहले इस पर कुछ प्रकाश डालने फिर हम आ जाते हैं। पहले लिख लीजिए, इतना पहले लिखिए, लिखिएगा। हमारे मूल संविधान में, कंटिन्यू करें हम लोग, अनुमति है या कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए। कंटिन्यू कर जाएं, अनुमति है। चलिए ठीक, लिखिएगा। हमारे मूल संविधान में मानवाधिकार के संदर्भ में कोई संस्थागत व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी। संस्थागत व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी, परंतु मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा 93 के द्वारा एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यद्यपि इस अधिनियम में संघ, एनएचआरसी, संघ, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य एचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और जिला मानवाधिकार न्यायालय का प्रावधान किया गया है। मैंने कहा कि संघ स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग और जिला स्तर पर मानवाधिकार न्यायालय
का प्रावधान किया गया। सन 2006 में इस अधिनियम के अंतर्गत संशोधन सुनिश्चित किया गया। संशोधन सुनिश्चित किया गया। अब गठन पर आ जाइएगा। गठन पर आ जाइएगा। इस आयोग के अंतर्गत अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है। अब आप जब भी अगर ऐसा 15 मार्कर में पूछा जाए तो गठन को हमेशा फॉर्मेट में बना दीजिए। अध्यक्ष, क्योंकि शब्द बचेगा इसमें, अध्यक्ष, नीचे सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, फिर दूसरा डॉट बना करके वहां लिख दीजिएगा कि पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य, दूसरा लिखिएगा पूर्णकालिक सदस्य, ब्रैकेट में 4। पूर्णकालिक सदस्य में लिखिए पहला, एक सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दूसरा, उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और तीसरा लिखिएगा मानवाधिकार क्षेत्र संबंधित 2 विशेषज्ञ। मानवाधिकार संबंधित 2 विशेषज्ञ। नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और संघ का गृह मंत्री। फिर से बोल दे रहा हूं, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री, इतने लोग शामिल होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है।
अब यहाँ याद रखिएगा, न्यायाधीशों में अगर किसी एक्टिंग जज, मतलब जो पद पर विद्यमान जज है, अगर उसकी नियुक्ति की जा रही है तो वहां पर इसमें मुख्य न्यायाधीश भी जुड़ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का, जिससे परामर्श होगी। तो एक्टिंग जज से भी परामर्श वहां पर सुनिश्चित की जाएगी तब। ठीक है, अब यहां आपको बता जरूर दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी ऐसा अवसर मिले तो केवल फॉर्मेट बनाइएगा। अब आ जाइएगा पदेन सदस्य। पदेन सदस्य ब्रैकेट में 4, SC ST माइनॉरिटी और विमेन, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक आयोग, और उसके बाद फिर आपका महिला आयोग, इनके 4 सदस्य होंगे। और विशेष आमंत्रित में लिखिएगा, विशेष आमंत्रित में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, ये विशेष आमंत्रित में है। ठीक, तो आप जब कहते हैं कि एक अध्यक्ष 8 सदस्य, तो वहां विशेष आमंत्रित को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ने पर उसे इसमें शामिल किया जाता है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, 5 वर्ष व 70 वर्ष की आयु, 5 वर्ष व 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए, जो भी पहले पूर्ण हो जाए, जो भी पहले पूर्ण हो जाए, को इनका कार्यकाल, को इनका कार्यकाल स्वीकार किया गया है। को इनका कार्यकाल स्वीकार किया गया है। कार्यकाल स्वीकार किया गया है। को इनका कार्यकाल स्वीकार किया गया है। आगे लिखिएगा, को इनका कार्यकाल स्वीकार किया गया है, परंतु पद समाप्ति पश्चात, पद समाप्ति पश्चात इनकी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान, इनकी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। तथा उच्चतम न्यायालय की जांच में साबित कदाचार, उच्चतम न्यायालय की जांच में साबित कदाचार, असमर्थता, दिवालिया घोषित किया जाना, शारीरिक असमर्थता लिखिए, शारीरिक असमर्थता, दिवालिया घोषित किया जाना, दिवालिया घोषित किया जाना, दिवालिया घोषित किया जाना, मानसिक विक्षिप्तता,
आदि आधारों पर राष्ट्रपति इन्हें आदि आधारों पर राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा सकता है। इन्हें इनके पद से हटा सकता है। अगले पैराग्राफ में आएगा प्रकृति पर, इसका नेचर क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संगठन है जिसकी प्रकृति परामर्शदात्री आयोग के रूप में जिसकी प्रकृति परामर्शदात्री आयोग के रूप में स्वीकार की जाती है। परंतु इसके द्वारा गए प्रतिवेदन या परामर्श पर इसे एक माह के अंदर की गई कार्रवाई के संदर्भ में सूचना अवश्य देनी होती है। सूचना अवश्य देनी होती है। मतलब आपकी ये परामर्श दे रहा, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन आप उसके परामर्श को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको एक माह के अंदर यह बताना पड़ेगा कि आपने उस पर क्या किया है, और अगर आपने उसे रिजेक्ट किया है तो उस रिजेक्शन का आधार भी बताना पड़ेगा। भाई एक डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया किसी चीज का और आपने उसे खारिज कर दिया, तो आप उस डॉक्टर को बताइए साहब किस आधार पर आप खारिज कर रहे हैं, और अगर सही आधार नहीं होगा तो वह आपके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को के अंतर्गत आपको दोषी ठहरा देगा वहां पर। तो इसलिए एक तरीके के बाध्यकारी है। अब यहां याद रखिएगा, सामान्य मामलों में तो एक माह का समय दिया गया है, लेकिन सशस्त्र बलों के संदर्भ में आर्म्ड फोर्सेस के संदर्भ में उसको 3 माह का समय दिया गया है। मतलब 3 माह के अंदर सशस्त्र बलों के संदर्भ में आपको प्रतिक्रिया प्राप्त करना का अधिकार है। मतलब 3 माह के अंदर आप सशस्त्र बलों से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आपने उसकी प्रकृति बता दी। यहां कोई डाउट हो अब तक तो पूछ लीजिए, कुछ भी किसी तरीके का कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए यहां पर। आगे बढ़ जाएं हम लोग, आगे बढ़ें। अनुमति है, बता दें। चलिए लिखिएगा, यहां पर लिखिएगा। अब आ जाइएगा कार्य के ऊपर, लिखिएगा मानवाधिकार अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता, समता
जीवन स्वतंत्रता, समता तथा व्यक्ति की गरिमा संबंधी, जीवन स्वतंत्रता, समता तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित, तथा व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार जिन्हें संविधान द्वारा, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं, कन्वेंशंस, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविधाओं और भारतीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया गया हो, या संरक्षण दिया गया हो। संरक्षण दिया गया हो, मानव अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। इन्हीं मानव अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व संरक्षण का दायित्व इस आयोग को प्रदान किया गया है। इस आयोग को प्रदान किया गया, जहां यह आयोग मानव अधिकारों के हनन, मानव अधिकारों के हनन, उसके दुरुपयोग या लोक सेवकों के द्वारा, लोक सेवकों के द्वारा मानव अधिकारों के हनन रोकथाम, मानव अधिकारों के हनन रोकथाम में लापरवाही बरती जाती है, लापरवाही बरती जाती है, तो इसे संरक्षित करने का दायित्व इस आयोग को प्रदान किया गया है। जहां वह किसी व्यक्ति के आवेदन, यहां तक कि पोस्टकार्ड से भी आवेदन कर सकता है, व्यक्ति के आवेदन या स्वतः संज्ञान से भी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के खबर से भी, स्वतः संज्ञान से भी विषय का परीक्षण कर सकता है। भाई कहीं लाठी चार्ज हुआ, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसका फुटेज जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है, तो कोई आवेदन नहीं भी करेगा तब भी ह्यूमन राइट कमीशन ये पूछ लेगा कि आपने किस अधिकार से आपने लाठी चार्ज किया है, और आवेदन कर लेगा तो और भी बेहतर है। इसके अतिरिक्त यह आयोग जेल या अन्य बंदी व सुधार गृहों
की दशाओं का परीक्षण करता है, परीक्षण करता है। इसके अतिरिक्त इस आयोग के द्वारा सरकार के द्वारा निर्मित विधियों में मानव अधिकारों निर्मित विधियों में मानव अधिकारों मानव अधिकारों मानव अधिकारों के विषय का मूल्यांकन व परामर्श देता है। किसी मानव अधिकार संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि या दस्तावेजों का अध्ययन कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन का सुझाव देता है। मतलब कोई अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता हुआ है, उसको मानव अधिकार से संबंधित कोई विषय है तो उस पर किस प्रकार से उसको अप्लाई होना चाहिए, इसके संदर्भ में सुझाव देता है। वहीं मानव अधिकार संबंधी जागरूकता, शिक्षा और शोध कार्यों को मानव अधिकार संबंधी जागरूकता, शिक्षा और शोध संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करता है। मानव अधिकारों के संदर्भ में गैर सरकारी संगठनों आदि संस्थाओं को कार्य करने को प्रेरित करता है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यहां तक मानव अधिकारों से संबंधित यहां तक कि न्यायालय में चल रहे वादों के संदर्भ में भी जांच की अधिकारिता मानव अधिकार आयोग को प्रदान की गई है। अतः इस प्रकार व्यापक कर्तव्य व दायित्व
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्वीकार्य किए गए हैं। अंजलि, 2 पद धारण करेंगे ये आवश्यक नहीं है, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि सेवारत रहेंगे या नहीं रहेंगे उसमें। वहां वो प्रावधान है जजों के संदर्भ में, उसमें सेवारत भी हो सकता है और सेवानिवृत्त भी हो सकता है। आपको पता हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस बहुत हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस बहुत हैं, तो सामान्यतया सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ही यहाँ पर पदस्थ किया जाता है। ठीक, अब इसके अपवाद पर आ जाइएगा। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस क्या है? नैसर्गिक न्याय संबंधी मामले भी। नैसर्गिक न्याय अंशुल क्या होते हैं? नेचुरल जस्टिस। नैसर्गिक न्याय संबंधी मामले क्या है? वो तो नेचुरल जस्टिस को नैसर्गिक न्याय कहते हैं। नैसर्गिक न्याय का मतलब क्या है कि आप अपना न्याय स्वयं मत कीजिए। जैसे पीछे बार बार, अब चूंकि वही वाली चीज है कि आपके यहाँ जब न्यायपालिका निरंकुश होती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। याद कीजिए, रंजन गोगोई जी के ऊपर उनके ही विभाग में उनके अधीनस्थ कार्य करने वाली महिला ने जो है उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया, और यौन शोषण पर आरोप लगाने पर उसकी सत्यता परीक्षण करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें स्वयं रंजन गोगोई बैठे हुए थे। तो आप अपना न्याय स्वयं करने के लिए बैठे थे, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट था, लेकिन उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया। तो नेचुरल जस्टिस का मतलब ये हो गया कि न्याय के लिए आप स्वयं अपना न्याय का निर्धारण मत कीजिए। ठीक, तो नैसर्गिक न्याय संबंधित मामले भी मानव अधिकार। नैसर्गिक न्याय संबंधित कोई मामले ऐसे नहीं होते। नैसर्गिक न्याय का प्रिंसिपल जो कहता है वो यह कहता है कि न्याय के लिए एक स्वतंत्र और सर्वोच्च संस्था होनी चाहिए जो निष्पक्ष रूप में सबको न्याय बांट सके। ठीक, उसी को नैसर्गिक न्याय कहते हैं, नेचुरल जस्टिस जिसे आप कहते हैं। ठीक, नहीं, नहीं होते हैं नितिन, उसमें नहीं होते हैं, निःशक्त जन आयोग के नहीं होते हैं। ठीक, एक्सेप्शन क्या है यह लिख लीजिए यहां पर। चलिए एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, लिखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कुछ सीमाओं को भी स्वीकार किया गया है। कुछ सीमाओं को भी स्वीकार किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 वर्ष से अधिक पुरानी सीमाओं 1 वर्ष से अधिक पुरानी सीमाओं अधिक पुराने मानवाधिकार उल्लंघनवाद या घटना 1 वर्ष से अधिक पुराने मानवाधिकार उल्लंघन की घटना की जांच यह आयोग नहीं करेगा। जो मामले जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं
न्यायालय में विचाराधीन हैं, उनकी सुनवाई नहीं करेगा। अस्पष्ट या अनाम शिकायतों अस्पष्ट या अनाम शिकायतों पर भी यह विचार नहीं करेगा। वहीं सेवा संबंधित शिकायतों के संदर्भ में भी सेवा संबंधित शिकायतों के संदर्भ में भी यह संज्ञान नहीं लेगा। तथा सैन्य बलों के संदर्भ में भी, मिलिट्री फोर्सेस, सैन्य बलों के संदर्भ में भी इन्हें सीमित अधिकारिता प्रदान की गई है। सीमित अधिकारिता प्रदान की गई है। तो ये इसका अपवाद हो गया कि मतलब ऐसे मामलों में यह सुनवाई सुनिश्चित नहीं करता है। नीचे नोट करके कुछ चीजें ऐड ऑन कर लीजिएगा। यहां पर नीचे नोट करके थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन कर लीजिएगा। 2006 के मानव अधिकार संशोधन के द्वारा मानव अधिकार संशोधन के द्वारा सेवा संबंधित का मतलब किसी किसी का कोई कर्तव्य था, वह कर्तव्य उसने पूरा नहीं किया जिससे आपके मानव अधिकार का उल्लंघन हो गया, तो आपके हिसाब उसके उस सेवा न देने से मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं करेगा। ठीक, आगे आएगा। 2006 के मानव अधिकार संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2006 के संशोधन संबंधी 2006 के मानव अधिकार संशोधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अधिकारिता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अधिकारिता में वृद्धि सुनिश्चित की गई। वृद्धि सुनिश्चित की गई जिसके अंतर्गत एनएचआरसी या आयोग का अध्यक्ष, अभी तो एनएचआरसी कर रहे हैं तो इसी पर आए, आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। पदमुक्त हो सकता है। चयन समिति में स्थान रिक्त होने पर, मतलब लोकसभा भंग हो तो उसका विपक्ष का नेता नहीं होगा। चयन समिति में स्थान रिक्त होने पर स्थान रिक्त होने पर स्थान रिक्त होने पर
स्थान रिक्त होने पर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं रुकेगी। नेक्स्ट, इसी में लिखिएगा, आयोग को जांच के दौरान मुआवजा प्रदान करने की अधिकारिता भी प्रदान की गई। मतलब मान लीजिए किसी चीज में आपके मानव अधिकारों का हनन हुआ जिससे आर्थिक क्षति भी हुई है, तो एनएचआरसी आप कह सकता है अब कि इन्हें आप इतना मुआवजा भी प्रदान कीजिए जिससे इनके मानव अधिकारों के उल्लंघन में या आर्थिक क्षति हुई है। तो मुआवजा प्रदान करने की अधिकारिता 2006 में प्रदान की गई। मुआवजा प्रदान करने की अधिकारिता दी गई। बिना राज्य की अनुमति के वे जेलों का निरीक्षण कर सकता है। किसी भी जांच एजेंसी से जांच सुनिश्चित कर सकता है। वहीं राज्य मानव अधिकार आयोग से शिकायत ट्रांसफर किए जाने, मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग से वो ट्रांसफर हो जाए एनएचआरसी के लिए, राज्य मानवाधिकार आयोग से शिकायत स्थानांतरित किए जाने, आदि जैसी अधिकारिता भी इस आयोग को प्रदान की गई है। इस आयोग को प्रदान की गई है। ये था आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। इससे संबंधित कोई संशय हो पूछ लीजिए। धारा 2 ख क में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सर अब यहाँ याद रखिए 2016 वाले संशोधन को तो अभी हमने इसमें जोड़ा ही नहीं है। 2016 वाला संशोधन भी इसमें जुड़े है। सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। पृष्ठभूमि, अभी पृष्ठभूमि तो आप लोग लिखते रहेंगे, है ना, यहाँ अब उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक, अच्छा मिस्टेक से हो गया, कोई नहीं। ठीक, 2016 वाले में कुछ संशोधन उसमें स्थापित किए गए हैं जिनको हम आपको उसमें जुड़वा लेंगे। अब यहाँ याद रखिएगा, राज्य जो मानवाधिकार आयोग है इसको लिख करके आपको दिखाना है। आप मुझे लिख करके दिखाएंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है के गठन और उसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। मोर और लेस इसी तरीके से है, तो वो आप लिख करके दिखाएंगे मुझे। आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे जब 93 में जब गठित किया गया था तो उसमें यह प्रावधान किया गया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो 5 सदस्यीय होगा। लेकिन 2006 की जब स्थापना की गई तो उसमें स्पष्ट किया गया कि वह 3 सदस्यीय आयोग होगा, मतलब एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। तो अब के गठन के स्तर पर उसमें 1+2 की व्यवस्था ही स्थापित की गई है। बाकी आप उसे लिखेंगे, कल एक बार वर्बली मैं उस पर चर्चा भी कर दूंगा। ठीक,
आज यहाँ आपको विराम दे रहा हूँ। जब मुझे एक जगह राखी बंधवाने के लिए जाना है तो मैं वहां राखी बंधवा लूं, और क्योंकि कल तक लॉकडाउन था तो कल कहीं निकलना हुआ नहीं, तो उस कारण से आज अभी एक आध दो दिन जाना पड़ेगा मुझे। तो आज मैं इसको विराम दूंगा। कल मैं आपको बता दूं, मैं सतर्कता आयोग पर आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद आपके जो बाल संरक्षण आयोग है उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है। इसके बाद फिर नीति आयोग और योजना आयोग के प्रक्रम की स्थापना करूंगा। तो इनको कंप्लीट करने के बाद वो दो आपके बचेंगे, एक तो उपभोक्ता संरक्षण और सूचना आयोग। इन दोनों को भी करा के इस पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे। कोई प्रश्न हो आप लोगों के पूछ लीजिए उसमें। कोई भी प्रश्न हो जहां पर आपको पूछना हो इससे संबंधित कोई प्रश्न।